नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं अफगानिस्तान की क्राइसिस के बारे में। अफगानिस्तान में किस तरीके से तालिबान का उदय हुआ, किस तरीके से वहां पर मुजाहिदीन ने अपनी लड़ाई लड़ी, किस तरीके से बाहर की कंट्रीज यानी कि यूएसएसआर और यूएसए की वजह से अफगानिस्तान में ये क्राइसिस आया। ये सारी चीजें हम काफी डिटेल में समझने वाले हैं। अच्छा, आपने तालिबान के बारे में या आईसिस के बारे में या अलकायदा के बारे में या इन सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, जिनको आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जानते हो, उनके बारे में कई सारी कहानियां सुनी होंगी। बट ये कहानी वाला वीडियो नहीं है। यहाँ पर हम एनालिसिस के बेस पर कैसे ये ऑर्गेनाइजेशंस बने और इनका पहले ऑब्जेक्टिव क्या था और विद टाइम कैसे ऑब्जेक्टिव्स बदल जाता है, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। अफगानिस्तान की जो कोर प्रॉब्लम है, जो कोर समस्या है, उसको आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। और ये सिर्फ अफगानिस्तान की ही कोर समस्या नहीं है, ये पूरी दुनिया में जितने भी देश आज के डेट में डिस्टर्ब्ड हैं, उन सारे देशों में आपको ये कॉमन समस्या मिलेगी। तो आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आप इराक की समस्या, सीरिया की समस्या, पाकिस्तान की प्रॉब्लम या इजिप्ट की प्रॉब्लम या टर्की की प्रॉब्लम क्या है, सब कुछ समझ जाओगे। तो ये प्रॉब्लम का जड़ सिर्फ एक ही है, वो आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है दी आई सब टीम की तरफ से, दैट हमने अपना व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करा है। और इस व्हाट्सएप चैनल की जो लिंक है, इसको हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ऊपर जो ये फॉलो वाला बटन है, इसको जरूर से क्लिक कर दीजिएगा, तो आप इस चैनल पर ज्वाइन हो जाएंगे। उसके साथ साथ ये बेल का आइकॉन भी दबा दीजिएगा, तो इस चैनल पर जितने भी रेगुलर अपडेट्स आएंगे वो आपको तुरंत मिल जाएंगे। अच्छा, इस चैनल के लिए आपको जरूरी क्यों है चैनल को ज्वाइन करना? क्योंकि हमारे जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की लिंक होती है वो पहले इस चैनल पर आती है। उसके साथ साथ जो हमारी प्लेलिस्ट की लिंक है वो भी यहाँ पर अपडेट कर दी जाएगी। जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए जो भी फ्री पीडीएफ्स होंगी, माइक्रो डायग्राम्स होंगे, वो सारा इस चैनल पर पोस्ट होंगे। तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है चैनल, तो उसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, आइए अब वीडियो पर स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जो अफगानिस्तान में आप देखोगे समस्या क्या है। अफगानिस्तान के अंदर में आपको पता है कि कम्युनिस्ट अफगान गवर्नमेंट थी। और ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, अब आप सोचो, एक इस्लाम कंट्री जहां पर मोस्टली पॉपुलेशन जो है वो इस्लाम को मानती है, वहां पर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये हम बात कर रहे हैं 1979 की, और ये वक्त आप जरूर से याद रखिएगा। अच्छा, 1979 में उस समय यूएसएसआर था और रशिया नहीं बना था, यानी कि डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ था यूएसएसआर का। और यूएसएसआर का बहुत ज्यादा दबदबा था। और जो यहाँ की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, उसने हेल्प किया था चाइना में भी एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनाने की। सेंट्रल एशिया में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था ये यूएसएसआर। तो उसी के साथ-साथ जब ये अफ़गानिस्तान में आया तो यहाँ पर भी जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उसको सेटअप कर दिया। अब यहाँ पर अफ़गानिस्तान की समस्या क्या है कि यहाँ की जो 95% पॉपुलेशन है वो विलेजेस में रहती है, यानी कि गाँव में रहती है, और जो सिर्फ 5% पॉपुलेशन बड़े-बड़े शहरों में रहती है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई, वो मोस्टली काबुल, ये मज़ार-ए-शरीफ, हेरात, कंधार, इन सब एरिया को, जो कि मोस्टली शहर वाले एरिया थे, उनको देख करके रिफॉर्म्स करना शुरू कर दी वहाँ पर। यानी कि अफ़गानिस्तान के अंदर में से लैंड रिफॉर्म्स लेकर के आई, मॉडर्नाइज़ेशन की तरफ काफ़ी कदम उठाए। तो यहाँ की जो जनता थी, जो गाँव की जनता थी, और ट्राइबल एथनिसिटी भी अलग-अलग थी इस जनता की। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गई कि ये जनता को ये चीज़ मंज़ूर नहीं थी कि मॉडर्नाइज़ेशन की तरफ जाएँ, क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी कंज़र्वेटिव थे अपने इस्लाम को लेकर के, या काफ़ी कह लो रेडिकल थे अपने इस्लाम को लेकर के। और गाँव की जनता नॉर्मली भी थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव होती है कई सारी चीज़ों में। आज भी आप देखोगे इंडिया में भी ये प्रॉब्लम है कि आप गाँव में जाओगे तो देखोगे कंज़र्वेटिविज़्म है अभी भी थोड़ा-थोड़ा। तो अफ़गानिस्तान में भी वही सेम प्रॉब्लम थी, तो इस जनता ने उस रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट नहीं किया। तो एक प्रॉब्लम तो ये हो गई। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जो ये आप देखोगे अफ़गानिस्तान के अंदर में एक समस्या ये है कि एथनिसिटी सबकी अपनी अलग-अलग है। अब एथनिसिटी अलग-अलग है, आप देखोगे पश्तून्स जो है वहाँ के बहुत बड़े ग्रुप है। एक ग्रुप है ताजिक्स, वहाँ पे उज़्बेक्स रहते हैं बड़ी मात्रा में, बलोच रहते हैं बड़ी मात्रा में अफ़गानिस्तान के अंदर। स्नैप के अंदर आपको दिख रहा होगा जब अलग-अलग एरिया में पश्तून वाला नीचे वाला एरिया है। यहाँ इधर के साइड आप देखोगे ये उज़्बेक्स रहते हैं, जो रेड वाला एरिया है। तो अलग-अलग एथनिसिटी के लोग की जो अपनी-अपनी इंटरप्रिटेशन है इस्लाम को लेकर के, वो भी अलग-अलग है। जैसे इस्लाम में कई सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जैसे वहाबिज़्म अलग है, जैसे हनाफी अलग है, मालिकी अलग है, हनाफी के अंदर में भी देवबंदी और बरेलवी अलग आते हैं। तो इतने सारे स्कूल ऑफ थॉट होने की वजह से सबकी अपनी इंटरप्रिटेशन जो है इस्लाम की, वो भी अलग-अलग है। तो यहाँ पर जो मदरसे थे वो भी अलग-अलग तरीके से बने हुए थे, अलग-अलग यहाँ पर तालीम दी जाती थी अपने हिसाब से इस्लाम की। तो अब क्या होता है कि जब ये सारे रिफॉर्म्स करने की कोशिश करती है वहाँ की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, रशिया के सपोर्ट से, तो यहाँ के लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और वहाँ से लड़ाई शुरू होती है। अब लड़ाई जो होती है उसमें कई सारे अपने हर ग्रुप का, हर जो अपनी एथनिसिटी एथनिक ग्रुप है, उसका अपना-अपना इन लोगों ने एक फोर्स बना ली, आर्मी बना ली। और ये आर्मी को मिला करके मुजाहिदीन कहा जाने लगा उस समय पर। और ये मुजाहिदीन की लड़ाई किससे थी? मुजाहिदीन की मोस्टली लड़ाई थी किससे? इनकी लड़ाई थी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से। अब 1979 में जब यहाँ पर देखा हालत खराब होने लगी है, तो यूएसएसआर ने अपनी फोर्सेस को उतार दिया, हम सबको पता है। यूएसएसआर की फोर्सेस आईं, और क्योंकि उनके पास वेपन्स जो थे वो काफ़ी टेक्नोलॉजिकली साउंड थे, बहुत मॉडर्नाइज़्ड थे, टैंक-वैंक लेकर के आ गए। अब ये मुजाहिदीन बेचारे छोटे-छोटे मिलिशियन ग्रुप्स हैं, ये कहाँ से लेकर के आएँगे उतनी बड़ी-बड़ी हथियार? उस समय तक उनको कहीं बाहर से कोई फंडिंग-वंडिंग नहीं थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर यूएसएसआर आता है, तो वो बड़े-बड़े जो शहर हैं, वो तो कब्ज़ा कर लेते हैं। जैसे काबुल पर अपना कब्ज़ा जमा लेता है, कंधार पे जमा लेता है, मज़ार-ए-शरीफ पे जमा लेता है। इस सारे शहरों जो बड़े-बड़े शहर थे, उस पर जो है रशियन गवर्नमेंट जो है, वो अपना पूरा कब्ज़ा जमा लेती है और अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, उसको वहाँ पर स्थापित कर देती है। और 1989 में वहाँ से वापस चली जाती है। लेकिन ये जो मुजाहिद्स थे, जो ये ग्रुप्स थे, ये तो एक्चुअल में गाँव में थे और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन भी अफ़गानिस्तान की गाँव में रहती थी। अब जैसे ही रशियंस जाते हैं, अच्छा, एक बात और याद ध्यान रखना आप, कि जैसे ही यहाँ पर रशिया एंटर हुआ था, तो इन मुजाहिद्स को यूएसए सपोर्ट करने लगा था, और ये सॉफ्टली सपोर्ट कर रहा था। उस समय तक बहुत बड़ी मात्रा में सपोर्ट नहीं कर रहा था, बहुत बड़ी मात्रा में गन सप्लाई नहीं कर रहा था,
लेकिन सॉफ्टली सपोर्ट कर रहा था इन मुजाहिद्स को। तो ये मुजाहिद जो गाँव में छिपे-छिपे थे, ये धीरे-धीरे क्या होता है स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं बहुत ज़्यादा यूएसए के सपोर्ट से। और उसके बाद चूँकि 95% पॉपुलेशन अफ़गानिस्तान की गाँव में रहती है, तो ये मुजाहिदीन उनके ऊपर रूल करने लगते हैं एक तरीके से अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के होने के बावजूद। अब रशिया के जाने के बाद अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट कितना लड़ाई लड़ पाएगी? तो इन मुजाहिद से लड़ने में नाकाम हो रहे थे क्योंकि ये निकलते थे, अटैक करते थे और फिर वापस घुस जाते थे। तो अफ़गानिस्तान की आर्मी के लिए बहुत मुश्किल होता था इनको रिकॉग्नाइज़ करना या इनको रेक्टिफ़ाई करना है कौन ये? उसके बाद क्या होता है कि मुजाहिद इतने पावरफुल हो जाते हैं यूएसए के सपोर्ट से और अलग-अलग पूरे दुनिया भर से जो अलग-अलग स्कूल ऑफ थॉट है इस्लाम का, जो इस्लाम की लड़ाई मानते थे इन मुजाहिद की लड़ाई को, वो आकर के इन मुजाहिद को सपोर्ट करते थे। सऊदी अरेबिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुजाहिदीन को। सीरिया, इराक से भी मुजाहिद फाइटर्स आते थे जो मुजाहिदीन को सपोर्ट करते थे, इनके ग्रुप्स को सपोर्ट करते थे और ये अपनी लड़ाई लड़ते थे। इसको ये इस्लाम की लड़ाई बोलते थे। अब इसके बाद इन मुजाहिदीन ने जब पावर कंट्रोल वहाँ पे असर्ट किया और जब कंट्रोल करने लगे अफ़गानिस्तान को, तो इन्होंने एट्रोसिटीज़ बहुत ज़्यादा करनी शुरू कर दी वहाँ के लोगों पर। और खास तौर से ये एट्रोसिटीज़ जो है वो वहाँ की पश्तून पॉपुलेशन पर करनी शुरू कर दी। अच्छा पश्तून्स जो होते हैं बड़ी डेंजरस ट्राइब है, इसके बारे में आप कभी पढ़ना। ये ट्राइब जो है इसने अकेले इस ट्राइब ने पश्तून जो एथनिक ट्राइब है, इसने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी आज की डेट में। आप इसके बारे में ज़रूर सर्च करना, अभी इसके बारे में नहीं बात करेंगे। तो पश्तून वाला जो एरिया था नीचे वाला जो अफ़गानिस्तान का ये नीचे वाला एरिया है, यहाँ पर इन्होंने एट्रोसिटीज़ शुरू कर दी और स्कूल्स वगैरह बंद करा दिए। औरतों के साथ काफ़ी अत्याचार होने लगा। अच्छा इस्लाम में औरतों की काफ़ी इज़्ज़त होती है। उनको घर की इज़्ज़त मानी सिर्फ़ इस्लाम में ही नहीं हर रिलिजन में है कि औरतों को घर की इज़्ज़त माना जाता है। तो वहाँ पर औरतों के साथ जब अत्याचार होने लगा, लड़कियों को खोज-खोज कर ज़बरदस्ती उनसे शादी करने की कोशिश की गई। कई सारे रेप के जो काउंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। ये सारी चीज़ें होने लगी मुजाहिदीन के अंडर में। तो अब जब मुजाहिदीन की एट्रोसिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो लोगों को लगा यार गवर्नमेंट ही ज़्यादा सही थी। तो लोग गवर्नमेंट को भी नहीं चाहते थे क्योंकि वो कम्युनिस्ट थी। लोग मुजाहिदीन को भी नहीं चाहते थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ कर रहे थे। तो वहाँ पर लोगों ने रिक्वेस्ट किया किससे देखो इस्लाम के अंदर में क्या होता है कि इस्लाम की पढ़ाई कहाँ पर होती है? वो मदरसों में होती है और मदरसों को की में जो टीचर होता है, जो हेड टीचर होता है उसको कहते हैं मौलवी। तो मौलवी वहाँ पर मदरसे के अंदर में थे मुल्ला मोहम्मद उमार और मुल्ला मोहम्मद उमार के अंदर में कई सारे मतलब उस समय 5000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे, बहुत बड़े मदरसा था उनका। तो वहाँ पर लोगों ने जो आम जनता थी उन्होंने रिक्वेस्ट किया मोहम्मद मुल्ला उमार से हमें कम से कम इन मुजाहिदीन से बचाइए, हमारी औरतों को मुजाहिदीन से बचाइए। तो तब मोहम्मद मुल्ला उमार ने अपने कुछ स्टूडेंट्स को लेकर के और इन्हीं स्टूडेंट्स को पश्तून में तालिब कहा जाता है। तो तालिब्स को लेकर के एक तालिबान का फॉर्मेशन किया और फिर इन मुजाहिद के खिलाफ लड़ना शुरू हो गए। अब ये तालिबान जो है वो मुजाहिद के खिलाफ लड़ रहा है। मुजाहिदीन को यूएसए सपोर्ट कर रहा है, यूएसएसआर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है। तो ये एक पूरी खिचड़ी जो है पकनी शुरू हो गई बाहर के इंटरवेंशन की वजह से अफगानिस्तान में। अब जो ये तालिब्स थे क्योंकि इनको लोकल सपोर्ट था तो इन्होंने बहुत तेजी से अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया। पहले तो कंधार वाले रीजन में पूरा कब्जा करा और उसके बाद ये पूरा जो नीचे वाला हिस्सा था ये कंधार के आस-पास वाला सब पूरा पश्तून हिस्सा था। तो इन्होंने आधे अफगानिस्तान पर ये 1990s तक कब्जा 1992 तक कब्जा कर लिया था पूरे आधे अफगानिस्तान के ऊपर में और ये कब्जा बहुत आसान भी इनके लिए था क्योंकि ये पूरी पश्तून पॉपुलेशन थी और आम लोग जो है वो तालिबान को सपोर्ट करते थे अफगानिस्तान के। उस समय तक तालिबान की जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि मुजाहिदीन को मार करके भगाओ यहाँ से क्योंकि इन्होंने एट्रोसिटीज़ बहुत ज़्यादा कर दी है, इस्लाम के नाम पर धब्बा है। और यहीं से जो है अपने अंदर में इन लोगों में रिफ्ट शुरू हो गया, आपस में लड़ने लग गए थे ये लोग। अब इसके बाद क्या होता है, अब ये तालिबान जो है इनको कहीं से बाहर से फंडिंग-वंडिंग नहीं थी, ये अपना खर्चा कैसे चला रहे थे? तो जितने ये हाईवेज़ दिख रहा है आपको, इन हाईवेज़ के ऊपर जो भी गाड़ियाँ गुजरती थी, उनसे टैक्स वसूला करते थे। प्लस उसके साथ-साथ अफ़ीम की खेती आपको पता है अफ़गानिस्तान में काफ़ी होती है, अफ़ीम की खेती क्या करते थे, तो उसको बाहर के देशों को बेचा करते थे। अब इसके अलावा जब इनके पास पावर ये और पावरफुल होते गए, पैसा आया, फंडिंग आई, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। अच्छा, अफ़गानिस्तान के ऊपर जब कब्ज़ा किया तो ये टॉप लीडरशिप थी इनकी, वो पश्तून थी और नीचे की लीडरशिप थी जो वो आम जनता थी, जो नीचे के फाइटर्स थे वो आम जनता थे और काफ़ी मिक्स थी, ठीक है? उसमें उज़्बेक भी थे, ताजिक्स भी थे, मतलब आम जनता क्योंकि सपोर्ट करती थी ना तालिबान को इसलिए। तो इन्होंने 1996 में काबुल के ऊपर कब्ज़ा कर लिया और यहाँ की गवर्नमेंट को भगा दिया मार करके और मुजाहिद जो थे वो बहुत कोने में छिप गए, जाकर अलग-अलग जगह पे छिप गए। उसके बाद क्या हुआ, कहानी जो है पूरी पलटती तब है जब 2001 में यूएसए का पूरा प्लान बैकफायर कर जाता है। यूएसए ने ही खुद मुजाहिद को सपोर्ट किया था, इराक में भी इनको यूज़ किया, सीरिया में भी इनको यूज़ किया, अफ़गानिस्तान में ही खड़ा किया था इन मुजाहिद को। उन्हीं में से एक मुजाहिद ओसामा बिन लादेन भी था। अगर आप पता करोगे, जिन लोगों को पता होगा उनको मालूम होगा कि सऊदी अरेबिया की बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन फैमिली थी, जिसको लादेन फैमिली कहते थे, उसी लादेन फैमिली का लड़का था ओसामा बिन लादेन। और ये क्या करता था, ये फंड्स जुटाता था इस्लाम की लड़ाई के लिए। अलग-अलग जगह से, अलग-अलग कंट्री से बड़े-बड़े बिज़नेसमैन से मिलकर के फंड रेज़ किया करता था। तो फंड रेज़र का काम था एक्चुअली ओसामा बिन लादेन का। बाद में जाकर के एक और आतंकवादी बना। तो फंड रेज़िंग करते-करते फिर एक और आतंकवादी में आ गया था और ओसामा बिन लादेन ने 2001 में कांड कर दिया और यूएसए में ही अटैक कर दिया उल्टा, जबकि यूएसए ने ही पाल-पोस के इन लोगों को बड़ा किया था मुजाहिदीन को। अब जैसे ये घटना होती है, ओसामा बिन लादेन आता है सबसे सेफ प्लेस अफ़गानिस्तान में, आकर के छिप जाता है और यहाँ पर तालिबान की गवर्नमेंट जो है वो इसको सपोर्ट करती है, क्योंकि मानती है कि भी इस्लाम की लड़ाई लड़ रहा है पूरे दुनिया में। तो इसलिए यहाँ पर इसको सपोर्ट कर देती है और यहाँ से जो है तालिबान की गवर्नमेंट से प्रॉब्लम किसको हो जाती है, यूएसए को। और फिर यूएसए जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है अफ़गानिस्तान के अंदर में, उसको बहाना मिल जाता है अफ़गानिस्तान में घुसने का और फिर यूएसए की जो पूरी ट्रूप्स थे, वो अफ़गानिस्तान में आते हैं और धीरे-धीरे करके क्या करते हैं, वो पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं और मोस्ट पहले शहरों पर कब्ज़ा करते हैं, फिर गाँव में और तालिबान की जो सरकार थी उसको गिरा देते हैं, वहाँ से भागने लगते हैं जो तालिब के फाइटर्स थे उनको, क्योंकि भाई यूएसए है, यूएसए के पास आर्मी पावर बहुत ज़्यादा है इस वजह से। उसके बाद क्या होता है कि आप देखोगे
यूएसए ने फिर रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम शुरू किया क्योंकि अफगानिस्तान में अब पूरा पावर तो असर्ट कर दिया, वहां पे गवर्नमेंट तो बैठा दी काबुल के अंदर में, लेकिन फिर से इस पूरी कंट्री को रीडेवलप भी तो करना है, वो भी एक बहुत बड़ा चांस रहता है। और यूएसए खुद को मानता भी है कि मैं डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा मसीहा हूं, तो मैं पूरी कंट्री बना करके जाऊंगा। तो जितने प्रोजेक्ट शुरू करे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन प्रोजेक्ट्स के साथ ये हो गई कि ये प्रोजेक्ट अगर आप यहाँ से एक लाइन खींच दो हेरात के पास से और कंधार तक में, तो यहाँ पर आप देखो कितने प्रोजेक्ट लगाए गए, ये ब्लू डॉट्स यहाँ पर कितने सारे हैं। तो ये एक पश्तून जो जनसंख्या थी उसको प्रॉब्लम हुई कि सारे डेवलपमेंट तो तुम यार काबुल में कर दे रहे हो, हमें क्या मिल रहा है, हमें तो कुछ नहीं मिला। और यहीं से क्योंकि तालिबान यहीं बेस्ड भी था, कंधार बेस्ड था तालिबान, जो पूरा उसका बेस था, तो तालिबान फिर से खड़े होना शुरू हुए यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर के। सारी डेवलपमेंट इन्होंने करा दी काबुल के अंदर में। मतलब अगर आप ये ग्राफ देखो तो 2011 तक में आप देखो 1 मिलियन से भी ज्यादा ट्रूप्स जो है वो अफगानिस्तान के अंदर में, यूएस ट्रूप्स। अब ये यूएस ट्रूप इतनी सारी अफगानिस्तान के अंदर में ड्रोन से अटैक करते थे तो बहुत सारे सिविलियंस की जान उसमें चली जाती थी। अब जब सिविलियंस की जान जानी शुरू हुई, फिर से सिविलियंस को लगा कि यार इनसे काफी कई गुना अच्छे तो तालिबान वाले थे, कम से कम ये सिविलियंस को तो नहीं मारते थे, बड़े थोड़े क्रूर थे, बड़े थोड़े इस्लाम को लेकर के रेडिकल थे, लेकिन ये सिविलियंस को मारते तो नहीं थे। कम से कम ये यूएस वाले तो बाहरी हैं, अंग्रेज हैं, आकर के यहाँ पर सिविलियंस को मार रहे हैं, औरतों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। फिर से लोग जो है, लोग का ओपिनियन जो है वो यूएस ट्रूप्स के खिलाफ होना शुरू हो गया और लोगों ने फिर तालिबान को सपोर्ट करना शुरू किया। और फिर जाकर के तालिबान जो है वो डेमोक्रेटिकली जो है आना की कोशिश करी। उसने अपनी लीडरशिप पहले खड़ी करी, उसके नीचे फाइटर्स खड़े किए, उसके बाद अलग अलग कंट्री से सपोर्ट्स पहले बनाए, अलग अलग कंट्री से अच्छे रिलेशंस बनाए, उनसे सपोर्ट मांगा और फिर जाकर के एग्रीमेंट साइन करके प्रॉपर तरीके से अपनी गवर्नमेंट को लेकर के आया अफगानिस्तान के अंदर में। अब प्रॉब्लम ये हो गई ना, इन जो तालिबान की सरकार आई, उसके साथ जो टॉप लीडरशिप है वो है पश्तून, और नीचे की जो फाइटर्स आप देखोगे वो अलग-अलग एथनिसिटी के, जैसे ताजिक्स हैं। अब ताजिक्स की अपनी अलग डिमांड है, उज़्बेक्स की अपनी अलग डिमांड है, पश्तून्स की अपनी अलग डिमांड। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी की वजह से है क्योंकि इनकी एथनिसिटी बहुत ज़्यादा मिक्स अप है। तो कहा ये जा रहा है कि पैरेलल आप एक ये इस्लामिस्ट लीडरशिप बनाए रखिए, इसके पैरेलल एक सरकार भी बना दीजिए जहाँ पर ये सब लोग को मिला करके एक सरकार बनाई जाए और सबकी भूमिका उस सरकार में, ताकि सबको मिला-जुला के सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाया जाए पूरे अफगानिस्तान का। तो ये एक्चुअल में अफगानिस्तान की क्राइसिस है। यहाँ पर सिर्फ आतंकवाद नहीं है, यहाँ पर एथनिसिटी के अलग होने की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।